डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको अपना जो पेपर है ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका एक चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण पत्र, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वित्तीय विवरण पत्र क्या हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, नेचर क्या है, इवन इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपने कॉमर्स विषय को चूज किया था 11th में, तब से आप लगातार वित्तीय विवरणों के बारे में पढ़ते आए हैं। आपने देखा कि कुछ जो फिनेंशियल या इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो भी हुए हैं व्यावसायिक संस्थान में, उनको पुस्तकों में रिकॉर्ड करने पर एक निश्चित लेखा अवधि के बाद, जो सामान्यतः 12 महीने होती है, उससे कुछ परिणाम प्राप्त करते हैं प्रॉफिट या लॉस के रूप में, और जो हमारी संपत्तियां और दायित्व हैं उनको एक विवरण पत्र रूप में दर्शाते हैं। कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कितने हमारे पास में दायित्व हैं। अर्थात सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद में उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, और वर्ष के अंत में समस्त जर्नल और लेजर पोस्टिंग के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आप चूँकि बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनमें इंडिविजुअल बिजनेसमैन, पार्टनरशिप फर्म, इनकी बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आप बीकॉम पार्ट 1 में कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हम इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री करते थे, डिबेंचर्स की एंट्री करते थे, उनके रिडम्पशन पे एंट्री करते थे, और उनके आधार पर बैलेंस शीट में किस प्रकार ये आइटम शो किए जाते थे, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारी नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसमें इंडिविजुअल फर्म्स, सोसाइटीज़, पार्टनरशिप फर्म, इनकी बैलेंस शीट के इनकी वित्तीय विवरणों के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और दूसरा होता है बैलेंस शीट, जो कि हर व्यावसायिक संस्था को बनाना आवश्यक है। यानी एक निर्धारित अवधि, जो वित्तीय वर्ष की अवधि के अंत में, जो सामान्यतः 1 वर्ष होती है, उसके बाद में पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों के आधार पर हम आय और व्यय विवरण पत्र, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे, और संपत्ति दायित्व विवरण, जिसे बैलेंस शीट बोलेंगे, ये हर संस्था प्रिपेयर करती है। लेकिन जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर केवल ये 2 स्टेटमेंट तैयार नहीं करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। कंपनी एक्ट में जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट तैयार करने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ साथ, बैलेंस शीट के साथ साथ, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये भी तैयार करने होंगे। यानी ये भी वित्तीय विवरण पत्रों का एक भाग है जो अनिवार्य रूप से बनाना होगा। जबकि फर्म की स्थिति में न तो उसे फंड फ्लो बनाने की ज़रूरत है, न उसे कैश फ्लो बनाने की
मैंडेटरी ज़रूरत है, वह चाहे तो बना सकती है। ये वित्तीय विवरण पत्र अब तक हम सामान्य देखते थे कि टी फॉर्म में बनाया जाता था। आपने स्कूल में जब पढ़ा होगा, अकाउंट फॉर्म में डेबिट साइड में कुछ मत लिख देते थे, क्रेडिट साइड में कुछ मत लिखते थे, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, लेकिन ये तरीका पुराना हो चुका है। इसके बाद थोड़ा चेंज आया, हम वर्टिकल फॉर्म में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगे। ये वित्तीय विवरण में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, सूचना सामान्यतः ज़्यादा ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसे हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, टी फॉर्म के अंतर्गत तो करंट असेट कितनी है हमारी, फिक्स असेट कितनी है हमारी, लायबिलिटी साइड के अंतर्गत कैपिटल कितनी है हमारे पास में, और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, करंट लायबिलिटीज, ये सब शो करते थे। लेकिन जब वर्टिकल फॉर्म में बनाने लगे हम बैलेंस शीट, तो शेयर होल्डर्स फंड, लोन फंड, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, जिसमें करंट लायबिलिटीज हम लेस करते थे और नेट करंट असेट शो करते थे। इस प्रकार ज़्यादा विस्तृत रूप से सूचनाएं जो उपयोगी हो सकती है प्रबंधकों के लिए, और न केवल प्रबंधक बल्कि व्यवसाय में जो इंटरेस्ट रखते हैं, हित रखते हैं, चाहे वो है शेयर होल्डर्स होंगे, चाहे आपके डेटर्स होंगे, चाहे आपके क्रेडिटर्स होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, जो भी व्यवसाय में अपना इंटरेस्ट रखता है, उनको आवश्यक सूचनाएं ज़्यादा ठीक प्रकार से प्राप्त हो पाती हैं। लेकिन कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए कंपनी एक्ट की शेड्यूल 3 के अंतर्गत आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपको सूचनाएं प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। जब हम कंपनी एक्ट के अनुसार अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो हमको 2 वर्षों की सूचना एक साथ प्रस्तुत करनी पड़ती हैं, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, ताकि संबंधित व्यक्ति उनको कंपेयर कर सके कि बिजनेस आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव है या नहीं है। इसलिए 2 वर्षों की सूचनाएं हमको साथ साथ प्रस्तुत करनी पड़ती हैं। और कंपनी एक्ट में जो व्यवस्था दी गई, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट का एक उद्देश्य और है कि हमारे पास में जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट होगा, चाहे वो शेयर होल्डर्स होंगे, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, वह अधिक से अधिक सूचनाएं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव कर सके, प्राप्त कर सके। इसलिए आप देखिएगा, जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं कंपनी एक्ट के अनुसार, तो हमको कहा गया कि इक्विटी और लायबिलिटीज, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, रिजर्व सरप्लस कितने हैं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स कितनी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कितने हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी हैं, डेफर्ड लायबिलिटीज कितनी हैं, अदर लायबिलिटीज कितनी हैं, करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत ट्रेड पेपर्स कितने हैं, अन्य करंट लायबिलिटीज कितनी हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कितने हैं। ये लायबिलिटी साइड में ये सब चीज़ें शो करनी होती हैं, जो कि सामान्यतः वर्टिकल फॉर्म में और टी फॉर्म में, इस फॉर्मेट में सूचनाएं नहीं देते थे। संबंधित व्यक्ति को कैलकुलेट करनी पड़ती थी वो सूचनाएं। असेट में हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन करंट असेट कितनी है, जिसमें फिक्स असेट, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट असेट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, अदर नॉन करंट असेट्स, इसी तरह करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट असेट्स। यानी जितनी अधिक से अधिक सूचनाएं हम अपने इंटरेस्टेड पार्टीज को दे सकते हैं, वह ये कंपनी फॉर्मेट पूरा करता है। डिटेल में सूचनाएं संबंधित पार्टीज को प्राप्त होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इससे सभी पक्षकारों को अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हों, ये मुख्य उद्देश्य होता है।
इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स और भी होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे करते हैं। जैसे फाइनेंस स्टेटमेंट जो सामान्य रूप से मानते हैं कि ये हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं इनकी आपको प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देता है कि ऑपरेटिंग जो कार्य हमने किया उससे कितनी इनकम हुई, उस पर हमने कितने खर्चे किए और नेट इनकम हमारी कितनी है। साथ ही हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो व्यवसाय संबंधित नहीं है, जैसे इंटरेस्ट हो सकता है आपका डिविडेंड हो सकता है, रेंट हो सकता है, जो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इनके बारे में भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानकारी देते हैं। साथ आपको ये भी बताते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या कंपनी अपने दायित्वों को पूरा करने की स्थिति में है, क्या कंपनी के पास असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, इसके आधार पर वह थर्ड पार्टीज को और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटीज पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बताते हैं। साथ हमको ये भी बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, हमारी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को लेस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल पता हो जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अपने वर्किंग कैपिटल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ व्यवसाय में किन किन मदों से फंड आया और किन किन मदों पर हमने व्यय किया, तो फंड फ्लो की जानकारी भी हमको मिल जाती है। फंड फ्लो के साथ साथ कैश फ्लो की भी जानकारी मिल जाती है कि किन किन मदों से कैश आया और किन किन मदों पर हमने उसको व्यय किया। ये जानकारी भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, क्योंकि कंपनी फॉर्मेट में फंड फ्लो और कैश फ्लो दोनों बनाना ये कंपल्सन है, इसलिए ये जानकारी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए जो आपको डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही प्राप्त होती है उनको। तो प्रबंधक जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वह कैपिटल के संबंध में लेंगे, हम इक्विटी कैपिटल का उपयोग करें या बोरोइंग कैपिटल का उपयोग करें, तो ये जानकारी उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही प्राप्त होगी। यदि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से स्ट्रांग है तो हम बोरोइंग कैपिटल पे भी जा सकते हैं। यदि हमने नया बिजनेस किया, बोरोइंग कैपिटल ज़्यादा ले ली, तो हम हो सकता है इंटरेस्ट चुकाने में सक्षम नहीं हो पाए और हमको नुकसान हो जाए। तो प्रबंधक को जो सूचना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, वह ठीक प्रकार सूचनाएं हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्राप्त हो जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी। यदि हमारे जो कंपैरिजन जो दिया हुआ था बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड अकाउंट में 2 वर्ष सूचना दी हुई है, उसके आधार पर यदि प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आगे की कुछ चीज़ों का भी हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 2 वर्ष की सूचना हमारे पास में है। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी भी हम कर सकते हैं कि कैपिटल यदि हमारी बढ़ी है तो क्या हमारे पास जो प्रॉफिट है लॉस अकाउंट में उतना प्रॉफिट भी बढ़ा है क्या। तो 2 वर्षों की तुलना करने के बाद में ये पता लगाया जा सकता है कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, जितना इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाया, क्या हमारे प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट की रेशियो में या उससे कम या ज़्यादा बढ़े हैं, इसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि हमें 2 वर्षों की आय और व्यय, संपत्ति और दायित्व सबकी जो जानकारी प्राप्त है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्ट और पूरा करता है, वह करता है सोशल अकाउंटिंग का, कि हम जब विभिन्न संसाधन समाज से जुटाते हैं और अब बिजनेस के कारण से कुछ हैजार्ड्स भी होते हैं, एनवायरनमेंट को हैजार्ड्स हो सकता है, तो क्या हम समाज के प्रति भी अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं, या कहीं बिजनेस ने क्या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। CSR की जो रिपोर्टिंग होती है उससे हमको ये पता लग सकता है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको जानकारी देते हैं। और लास्ट में हम कह सकते हैं भैया तो वैधानिक अनिवार्यता है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंडेटरी है एज पर लॉ, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही होंगे, अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब देखिएगा नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हम कह सकते हैं ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जो कुछ पहले घटना घटित हो चुकी है उनको हमने डेटाज को प्रस्तुत किया है, रिपोर्टिंग की है कि हमारे पास परचेज कितनी है, सेल्स कितनी है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। यह सब कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है हमारे पास में, उनको हमने प्रस्तुत किया है। इसके लिए कुछ लेखांकन परंपराएं हमारी बनी हुई हैं, कुछ लेखांकन सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ लेखांकन अवधारणाएं बनी हुई हैं। उन सब का प्रयोग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय करते हैं।
इसके साथ साथ जब लेखांकन सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग लाते हैं तो कुछ व्यक्तिगत निर्णय भी हमको करने पड़ते हैं सिद्धांतों को। जैसे हमने कोई फिक्स एसेट खरीदी, इसकी कीमत 100 रुपये है। अब नेचर तो हमको ये कहती है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, लेकिन हम इसको रेवेन्यू नेचर का मानकर भी 1 साल के अंतर्गत इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। ये हमारा कुछ व्यक्तिगत निर्णय भी हमको प्रभावित करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि ये हमारे सामान्य रूप से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कॉर्पोरेट फॉर्म में, इन दोनों के साथ साथ हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और चेंज इन इक्विटी ये भी हमको तैयार करने पड़ेंगे। ये सभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं। आप लोगों को फिर भी कोई कठिनाई हो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ और जानना हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज सकते हैं अथवा फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।